हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पर चैप्टर के कितने लेक्चर्स लेंगे। 6 लेक्चर पर क्लास। कितने क्वेश्चंस करेंगे? 50 क्वेश्चंस। तो आपका एक चैप्टर से टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 50 इंटू 6 आपके हो जाएंगे टोटल 300 MCQ। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम में आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे राजस्थान NHM हो, चाहे जो BTSC का LT का एग्जाम हो जाएगा, होने वाला होगा उसका एग्जाम हो, या यूपी में जो वैकेंसी आने वाली है LT की उसका एग्जाम हो, ठीक है। तो सबसे पहले पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखो, मेरे चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने या जो भी पढ़ाया है, मैंने ज़्यादातर फोकस क्लिनिकल पर रखा है, ठीक है। जैसे आपका हिमेट हो गया, हिस्टो हो गया, या आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे आपने देखा होगा मैंने सबसे कम ध्यान रखा है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ PYQ का पहला सीरीज सबसे पहले चैप्टर से, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, एक एक चीज़ करके डिटेल से समझते चलेंगे। टोटल 300 MCQ इसके करेंगे, देन इसके बाद बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, देन हिमेटो हिस्टो, ऐसे पूरा चलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा MCQ सीट के फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की है पहली चीज तो, और कहाँ बात की है? ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? पैनक्रियाज है, लिवर है, थायराइड है और एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। सबसे पहले सबसे क्वेश्चंस सुनो ध्यान से, लार्जेस्ट ग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड इनमें से क्या क्या है सर? ग्लैंड तो चारों हैं, ठीक है। इसमें से लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, लिवर, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चंस में अगर ग्लैंड ना देके आपको ऑर्गन दिया रहे तो क्वेश्चंस क्या बन जाएगा? व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अंग की बात करें तो अंग हो जाएगा आपका स्किन, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है सर? स्किन है। और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो लिवर है। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। क्वेश्चंस कई बार घुमा देता है, ये छोटी सी चीज पढ़ने में अगर कंफ्यूज करे तो आपका क्वेश्चन गलत, ठीक है। साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ और की पॉइंट्स देखेंगे। देखो, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, सिंपल सी बात है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। इट परफॉर्म्स वेरियस वाइटल फंक्शंस, ये क्या करता है? वेरियस वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या क्या? जैसे डिटॉक्सिफिकेशन हो गई, शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करना, और क्या बोलते हैं उसको, विषाक्त पदार्थों को बाहर करना। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स नेसेसरी फॉर डाइजेशन, बायोकेमिकल्स जो डाइजेशन के लिए नेसेसरी हैं, ऐसे एंजाइम्स की प्रोडक्शन करना कौन करता है सर? लिवर करता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगला क्वेश्चन सुनो, व्हिच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार PYQ में आया हुआ है, इजी है, आप आराम से कर लोगे। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट कौन सा है? ऐसा कौन सा पिगमेंट है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पिगमेंट जो कैरी करता है ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब ब्लड के अंदर सिंपल सी बात है, पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, आप आंसर लगा दोगे, सही है। पर साथ में एक और चीज सुनो, एक HB का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन ले जा सकता है सर? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ले जा सकता है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और ह्यूमन HB को किससे डिनोट करते हैं सर? एडल्ट में HbA से डिटेक्ट करते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन को किससे डिटेक्ट करते हैं सर? HbF से डिटेक्ट करते हैं। सिकल सेल के हीमोग्लोबिन को कैसे डिटेक्ट करते हैं सर? HbS से डिटेक्ट करते हैं। तो ये ट्रेड्स भी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मेलानिन हो गया जो स्किन के कलर प्रोड्यूस करता है, मायोग्लोबिन, केराटिन, ये सब, केराटिन तो प्रोटीन हो गया, पिगमेंट छोड़ो। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन, पहली चीज ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो RBC रेड ब्लड सेल्स दैट बाइंड ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड कैरीज इट टू द टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। कहाँ पाया जा रहा है? RBC के अंदर पाया जा रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है अपने ऊपर। कहाँ ले जा रहा है सर? लंग के अंदर। लंग से कहाँ पहुंचा रहा है सर? लंग से पहुंचा रहा है टिश्यू में, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी के टिश्यूज में। इतनी चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की बात की मैंने, मानव हृदय की बात की, तो मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर हैं सर? 2 चैम्बर हैं क्या? गलत। 3 चैम्बर्स? गलत। 5 चैम्बर्स? गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 4। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं टोटल? 4 चैम्बर हैं। हार्ट की अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है।
तो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। अब ध्यान से सुनो, वेंट्रिकल और 4 चैम्बर होते हैं। द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया, 2 एट्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं आलिंद, आलिंद, साथ में साथ 2 वेंट्रिकल जिसको हिंदी में बोलते हैं निलय। इतनी चीज क्लियर है। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर सर? 2 चैम्बर, 4 चैम्बर, 2 आलिंद और 2 निलय, टोटल कितने हुए? 4। अब ध्यान से सुनो, मान लो मैंने एक हार्ट का रफ डायग्राम बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो एट्रिया होता है वो अपर चैम्बर होता है। ये दोनों जो अपर चैम्बर्स हैं इसको अपर एट्रिया, एट्रिया बोल देंगे दोनों। और जो नीचे के दोनों चैम्बर्स हैं इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, इसलिए वेंट्रिकल को लोअर चैम्बर बोलते हैं। तो अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर भी क्लियर है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इजी है पर आता है, ठीक है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? आरबीसी कोशिकाओं या रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है सर? 60 दिन होता है क्या? नहीं। 180 दिन? बहुत ज़्यादा हो गया। 90 दिन? नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन। रटा रटाया क्वेश्चन है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का। RBC live for about 120 days in the circulatory system before being destroyed in the spleen। एक चीज़ और आपके ध्यान में आनी चाहिए, जब 120 दिन बाद क्या हो जाएगा? RBC की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो फिर ये कहाँ चला जाएगा सर? ये चला जाएगा स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन में क्या हो जाएगी? इसकी भक्षण हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये अब इस स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? इसलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड किसकी सर? आरबीसी की। तो आरबीसी की ग्रेवयार्ड हम किसको बोलेंगे सर? स्प्लीन को बोलेंगे। क्यों? आरबीसी की डेथ के बाद आरबीसी का फैगोसाइटोसिस कहाँ हो रहा है? स्प्लीन में हो रहा है। ये चीज़ क्लियर है। डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, ये सारी चीज़ें याद रखना। स्प्लीन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, अभी आगे क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, वो बता दूंगा, फिर वो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे सुनो, अगला क्वेश्चन देखो। गैस एक्सचेंज इन द लंग्स ऑकर इन विच पार्ट? गैस एक्सचेंज फेफड़ों के किस भाग में होता है सर? फेफड़े के किस पार्ट में गैस एक्सचेंज होता है? ठीक है, ब्रोंकाई में होता है क्या? एल्वियोलाई में होता है क्या? ट्रैकिया में होता है क्या? या ब्रोंकियोल्स में होता है? तो हम बात करें गैसियस एक्सचेंज की, तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है सर? एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई में क्यों होता है सर? लंग्स की कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं? एल्वियोलाई को बोलते हैं। एल्वियोलाई आर टीनी एयर सैक्स इन द लंग्स वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड ब्लड। पहली चीज क्लियर हो गई। एल्वियोलाई क्या है? एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, जो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन अंदर चली आ जाएगी। कहाँ? बिटवीन एयर एंड ब्लड, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्मॉलेस्ट की बात करें, स्टेपिस, ठीक है। इनकस नहीं है। फीमर, फीमर क्या है सर? फीमर से रिलेटेड सुनो, ये होती है लॉन्गेस्ट बोन। सबसे लंबी हड्डी की मैं बात करूं तो लॉन्गेस्ट कौन है सर? फीमर है। इसके अलावा अल्ना भी नहीं है। तो लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट बोन की बात करूं तो कौन सी हो गई? स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है सर? आपके ईयर की हड्डी है। ईयर में कौन कौन सी 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं? मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो स्टेपिस जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है पूरे ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी लोकेटेड इन द मिडिल ईयर। अगर मैं पूछूं स्टेपिस कहाँ लोकेट है, स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? ईयर में पाई जाती है। कौन सी ईयर में पाई जाती है सर? मिडिल ईयर में पाई जाती है। इट हेल्प ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। काम क्या है स्टेपिस का? ये ट्रांसमिट करती है साउंड की वाइब्रेशन को कहाँ पे? इनर ईयर की तरफ। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, विच हार्मोन हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर? कौन सा हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है? चलो बताओ। इंसुलिन है क्या? ग्लूकागॉन है क्या? थायरॉक्सिन है क्या? या एड्रीनलिन होगा? बताओ। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन इज आल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन, रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड पे से रिलीज होता है। क्या करेगा सर? इंक्रीज कर देगा हार्ट रेट को और कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल। अब देखो ब्लड वेसल है, इसको क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट कर देगा, संकीर्ण कर देगा, पतला कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मान लो एक आप घर में धो रहे हो पाइप से, ठीक है। पाइप से आप घर धोते हो ना,
ऐसे यहाँ से पानी ऐसे निकलता रहता है। अब आप क्या करते हो, यहाँ से उंगली से पाइप के रास्ते को पतला कर देते हो, छोटा कर देते हो, तो ये पाइप का फुहारा कुछ ऐसे पानी ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। क्यों जाता है सर? क्योंकि प्रेशर आपने बढ़ा दिया है, ठीक है, पाइप को छोटा कर दिया। तो ऐसे ही ब्लड का होता है सर, वेसल्स अगर पतली हो जाएगी तो सिंपल सी बात है ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। ये सिंपल सी बात क्लियर है। दूसरी चीज़ एड्रीनलिन से रिलेटेड एक और चीज़ सुनो, इसको बोलते हैं फाइट या फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, फ्लाइट या फाइट हार्मोन इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। मान लो आप रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, क्यों बोलते हैं वो समझो। रास्ते पे जा रहे हो, रास्ते में आपको एक कुत्ता खड़ा मिला, कुत्ता खड़ा मिला। अब क्या करोगे, अब आप सोचोगे, आपके पास दो ऑप्शन है सर, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप भाग जाओ या तो आप लड़ो। ये डिसाइड करने में कौन मदद करता है, एड्रीनलिन मदद करता है। एड्रीनलिन की वजह से क्या होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। जब भी आप डॉगी देखोगे आपके आंखों की पुतलियाँ चौड़ी हो जाएंगी, आपके शरीर के रोए खड़े हो जाएंगे। ये सारे लक्षण होते हैं एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन दोनों के, ठीक है, ध्यान रखना। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी एड्रीनलिन को बोलते हैं। ब्लड प्रेशर भी एड्रीनलिन ही आपका रेगुलेट करता है। कहाँ से निकलता है सर, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। ये चीज़, इतनी चीज़ें ध्यान रखना एड्रीनलिन से संबंधित। आगे सुनो, इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, किस ऑर्गन से सिक्रेट होता है। लीवर से होता है क्या, स्टमक से होता है, पैनक्रियाज से होता है, या एड्रिनल से होता है। तीनों ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से कहाँ से, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की आइसलेट से, ठीक है, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। हाँ, पैनक्रियाज सिक्रेट्स इंसुलिन, अ हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फैसिलिटेटिंग सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। ये चीज़ें ध्यान रखना। और पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनता है, निकलता है, और क्या करता है, हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को। तो इंसुलिन का क्या काम होगा, इंसुलिन का काम होगा ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ये चीज़ें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन सुनो, विच स्ट्रक्चर हेल्प इन सिग्नल ट्रांसफर बिटवीन न्यूरॉन्स। देखो, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी मैंने बताई थी, ठीक है। एक रफ डायग्राम से समझो, जैसे ये एक न्यूरॉन है, जैसे ये एक न्यूरॉन है, इसके पीछे ऐसा जंक्शन पाया जाएगा। ये अपने पीछे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट से कैसे जुड़ेगी सर, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो ये न्यूरॉन पीछे वाले न्यूरॉन से कैसे जुड़ी, इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस जंक्शन से क्या होता है, सिग्नल का ट्रांसफर होता है, एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो वही पूछा जा रहा है, विच स्ट्रक्चर हेल्प इन सिग्नल ट्रांसफर बिटवीन न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सिग्नल ट्रांसफर में कौन सी संरचना सहायक होती है, क्या वो एक्सॉन है, क्या वो साइनेप्स है, क्या वो डेंड्राइट है, या सोमा है। तो सिंपल सी बात है कि सिग्नल ट्रांसफर करना हो, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पहुंचाना हो, तो साइनेप्स हेल्प करती है, ठीक है, ध्यान से समझो। सो द आंसर इज साइनेप्स। क्यों सर, साइनेप्स इज अ द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। साइनेप्स क्या होती है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होती है, जहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है वेया केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये लाइन याद रखना कि जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसफर होती है किस मेथड द्वारा, तो इसको बोलते हैं केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये चीज़ याद हो गई। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड। रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है सर। हम जानते हैं प्लेटलेट का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट डाउन हो जाए तो उसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, इसलिए उसको चोट वगैरह से अवॉइड करते हैं, क्योंकि कटने पर ब्लड का थक्का नहीं बनता, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट जिसको क्या, अच्छा, प्लेटलेट का एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखना, थ्रोम्बोसाइट्स किसे बोलते हैं सर, प्लेटलेट को बोलते हैं। पे अ की रोल इन ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग प्लग साइट्स ऑफ इंजरी। क्या बोला सर, प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं वो की रोल प्ले करता है ब्लड की क्लॉटिंग में और प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग से बाय फॉर्मिंग प्लग साइट्स ऑफ इंजरी। इतनी चीज क्लियर है। हाउ मेनी टोटल रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं।
अब देखो, मैंने ध्यान से क्वेश्चन सुनना, आप जल्दबाजी में आंसर 12 लगा के चले आओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। कितने लोग 12 लगाए कमेंट करना। तो टोटल कितने रिप्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो टोटल ह्यूमन बॉडी में रिप्स होते हैं 12 तो होते हैं, लेकिन 12 पेयर होते हैं। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता रहा हूँ। 12 पेयर होते हैं। एक पेयर में कितने होते हैं? तो 2 नग होते हैं एक पेयर में। तो अगर मैं टोटल पूछ रहा हूँ तो 12 पेयर का मतलब कितने हो गए टोटल सर? 24। तो 24 रिब्स होती हैं टोटल ह्यूमन बॉडी में। अगर यही चीज़ टोटल ना पूछकर यहाँ कितने पेयर पूछा होगा, पेयर पूछा रहेगा, तो आप ऑप्शन 12 लगाओगे। लेकिन अगर पूछ रहा है टोटल रिब्स तो 24 ऑप्शन जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, गलतियाँ होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देखो, देयर आर 12 पेयर, ठीक है, 12 पेयर के फॉर्म में होती हैं और टोटल पूछे तो 24। टोटलिंग 24 विच प्रोटेक्ट द थोरेसिक कैविटी एंड इट्स ऑर्गन। रिब्स का क्या काम क्या होता है? थोरेसिक कैविटी को प्रोटेक्ट करना और इसके अलावा ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगेन इन ह्यूमन बॉडी। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? डाइजेशन कहाँ से बिगेन होता है अपने ह्यूमन बॉडी में सर? माउथ से बिगेन होता है, इसोफेगस से होता है, स्टमक से होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है? देखो, हम सबसे पहले भोजन करते हैं तो अपने माउथ से लेते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है? लार जिसको बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा के अंदर होता है टालिन। टालुइन ही क्या करता है? भोजन का पाचन शुरू कर देता है आपके माउथ से। सो द राइट आंसर इज माउथ, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? अब देखना ध्यान से, मैंने शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आया था लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड का आंसर आया था लीवर, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। इंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं सर? जो अपना सिक्रीशंस डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दें उसको बोलते हैं एंडोक्राइन, ठीक है। आगे सुनो, पिट्यूटरी है क्या, पैनक्रियाज है, थायराइड है, या एड्रिनल है तो चारों एंडोक्राइन, ठीक है तो चारों एंडोक्राइन। पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट होती है आपकी थायराइड। तो थायराइड जो होती है वो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। द थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म थ्रू हार्मोन्स लाइक थायरोक्सिन। हाँ, थायराइड जो होती है क्या हुई? लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड हुई। इसके अलावा क्या थायराइड का मेन फंक्शन क्या है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं सर? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया हिंदी में मिलते हैं मेटाबॉलिज्म को। तो थायराइड का मेन फंक्शन क्या हुआ? रेगुलेट करना किसको? मेटाबॉलिज्म को। कैसे? हार्मोन्स की सिक्रीशन से। कौन सा हार्मोन सर? जिसको बोलते हैं T4 थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन की वजह से होती है मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा एक और हार्मोन निकालता है थायराइड, जिसको हम बोलते हैं T3। अच्छा, T3 और T4 दोनों निकालता है थायराइड। T3 का नाम से पता चल रहा है, इसको बोलते हैं ट्री मतलब ट्राई आयोडो, ठीक है। और T4 को बोल रहा है, 4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ठीक है। तो ट्राई आयोडो टेट्रा आयोडो दोनों में कंफ्यूज मत होना। T4 इसको बोलते हैं टेट्रा आयोडो, इसी को बोलते हैं थायरोक्सिन। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि थायरोक्सिन किसका नाम है? T3 ऑप्शन में रहता है, T4 रहता है, बाकी 2 ऑप्शन और कुछ रहेगा, तो आंसर T4 लगाना, ठीक है। और ट्राई आयोडो थायरोनिन जिसको बोलते हैं वो है T3, ठीक है। अगला सुनो, मैंने बताया था अभी एक क्वेश्चन की लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन के साथ मैंने लॉन्गेस्ट बोन भी बताया था, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा, ठीक है। फीमर जिसको हम बोलते हैं थाई बोन। थाई बोन जो होती है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हिप टू नी। कहाँ से होती है? आपके हिप से लेके आपके नी तक, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोले या स्ट्रॉन्गेस्ट भी बोले तो भी आंसर फीमर जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। ब्रिसन जिसको टेस्टिस बोलते हैं उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन। क्या पहला ऑप्शन दिया है? कई बच्चे देखते ही गलत कर देते हैं, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ टेस्टिस पूछा है, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी ध्यान से सुनो, डाइजेशन नहीं, ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन कौन करता है सर? आपके टेस्टिस करते हैं। कितने होती हैं? 2 पेयर में होती हैं, 2 जोड़ी होती हैं टेस्टिस बॉडी में। स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती हैं। अगर मैं पूछूं टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है आपका स्पर्म फॉर्मेशन। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और सुनो,
स्पर्म का प्रोडक्शन कितना जो इस विषण होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस, ये बॉडी के आउटसाइड पे क्यों होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। तो ये बॉडी के ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, शरीर के टेम्परेचर से स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना है। तो स्क्रोटम को स्ट्रक्चर से भगवान ने कैसा बना दिया, हमारे शरीर से बाहर बना दिया। उसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए आपको उसको एक बैलेंस टेम्परेचर मिल जाएगा, जिसकी वजह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी स्पर्म फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड सीक्रेट द हार्मोन। हाँ, एक चीज़ और, टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है फॉर मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। किसके लिए, मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए। अगला क्वेश्चन सुनो, व्हिच मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन के आउटर लेयर छोड़ो, ऐसा सुनो, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सी झिल्लियाँ होती हैं, कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षा देती हैं, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन है क्या, नहीं तो जोड़ों में पाई जाती है, गलत है। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम भी गलत। प्लूरा, ये भी गलत। तो कौन सी मेम्ब्रेन बची सर, मेनिंजेस। तो राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजेस। द मेनिंजेस आर द 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। देखो, मेनिंजेस के अंदर 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। जो ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर आप पढ़ते हो, ये मेनिंजेस के ही लेयर हैं, ठीक है। मेनिंजेस के ही 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं। किसको सराउंड करते हैं सर, ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को। तो अब याद कर लिया आपने कि ब्रेन के ऊपरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं हम मेनिंजेस। मेनिंजेस के 3 पार्ट, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ठीक है। अगला सुनो, व्हाट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। नेचुरल पेसमेकर यानी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर। जो नेचुरल पेसमेकर है, एक होता है आर्टिफिशियल पेसमेकर, वो हार्ट अटैक आने पर जो पेसमेकर लगाते हैं या हार्ट में कोई डिसफंक्शन आने पर पेसमेकर लगाते हैं, वो तो हो गया आर्टिफिशियल। हम बात करें नेचुरल की, जो नेचुरली पेसमेकर होता है, जो हार्ट को क्या करता है, उत्तेजित करता है। क्या वो एवी नोड है, क्या वो पुरकिंजे फाइबर है, क्या वो एसए नोड है या बंडल ऑफ हिज है। तो राइट आंसर हो जाएगा एसए नोड, ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है, एसए नोड होता है। एसए नोड को क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। एसए नोड इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट रेगुलेट हार्ट बीट। एसए नोड क्या करता है, इनिशिएट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, जो कि करता है हार्ट बीट को रेगुलेट। देखो, एक रफ डायग्राम से समझें, ये हार्ट के 4 चैम्बर, यहाँ होता है एसए नोड, यहाँ से ये पहुँचाता है एवी नोड, फिर उसके बाद फिर ऐसे करके पूरे हार्ट में पुरकिंजे फाइबर द्वारा आपका इलेक्ट्रिकल वो पहुँच जाता है इम्पल्स। इतनी चीज़ ध्यान रखना, एसए नोड जो होता है वो नेचुरल पेसमेकर होता है। आगे सुनो, विच ऑर्गन प्राइमरीली रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कौन रेगुलेट करता है सर, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग प्रमुख है। लंग है क्या, लंग से ब्लड प्रेशर से कोई रिलेटेड नहीं। लीवर से कोई रिलेशन नहीं। पैनक्रिया से कोई रिलेशन नहीं। तो ब्लड प्रेशर किससे रिलेटेड होगा, किडनी से होगा। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट समझे क्यों होता है। तो किडनी के अंदर चलती है रास मैकेनिज्म, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कौन से चैप्टर में, स्क्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। रास रेनिन एंजिन एल्डियोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। रास मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, इससे क्या होता है, अब ये मैकेनिज्म अभी के लिए छोड़ो। अच्छा, आपको याद करना हो, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। आपने क्या पढ़ी, किडनी की 2 स्ट्रक्चर पढ़ी, ठीक है। 2 किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी। किडनी के ऊपर पार्ट पे क्या होता है, किडनी के ऊपर वाले पार्ट पे होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होता है क्या, जी सर होता है। अब ये बताओ, एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है, एड्रिनलिन निकलता है। एड्रिनलिन निकलता है। एड्रिनलिन की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये बताओ, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या ये क्वेश्चंस आप देखते ही सॉल्व कर लोगे कि एड्रिनलिन कहाँ पाया जा रहा था, सर किडनी के ऊपर पाया जा रहा था, इसलिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग प्रमुख है, किडनी है। लेकिन ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है आपका रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको बोलते हैं किडनी रेगुलेट ब्लड प्रेशर विया द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास मैकेनिज्म, ठीक है। ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। व्हिच इज द ओनली मूवेबल बोन इन द फेस। अच्छा बताओ, चेहरे में कौन सी ऐसी एकमात्र हड्डी है जो चलती है, ठीक है, चलती है, मूव करती है, मूवेबल बोल तो ज़्यादा सही है। मैक्सिला है,
मैंडिबल है, नेजल बोन है या जाइगोमेटिक बोन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल बोलते हैं जबड़ा जिसको बोलते हैं लोअर जबड़ा, ठीक है, नीचे वाला जबड़ा। आपका देखो दो जबड़े होते हैं ना, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट कभी नहीं मूव करता, अपर पार्ट होता है फिक्स। जो लोअर जॉ होता है मैंडिबल यही मूव करता है, इसी से हम चबाते हैं, इसी से हम बोलते हैं, ठीक है। द मैंडिबल लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल फेस बोन एंड हेल्प इन च्यूइंग, जो चबाने में और फेसियल बोन में हेल्प करता है, और फेसियल बोन का ओनली मूवेबल बोन होता है आपका कौन सा, मैंडिबल। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, व्हिच मसल असिस्ट इन रेस्पिरेशन, कौन सी मसल श्वसन में सहायक होती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है सर। बाइसेप्स करती है क्या, डायफ्राम करती है क्या, ट्रेपीजियस करती है क्या, या ग्लूटियस मैक्सिमस करती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचना। आपके जो लंग्स होते हैं, जो आपके लंग्स होते हैं, ठीक है, जो आपके दोनों लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे कौन सी मसल होती है सर, डायफ्राम होती है। तो सीधा सा आंसर डायफ्राम नीचे जाएगा तो आपके लंग्स फूल जाएंगे, अंदर हवा भर जाएगी। तो रेस्पिरेशन में हेल्प कौन किया सर, डायफ्राम हेल्प किया। सिंपल सी बात, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम इस कैसा होता है, शेप कैसा होता है, डोम शेप होता है। डोम शेप की मसल है दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है। कैसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है एंड फ्लैटन्स हो जाती है ड्यूरिंग इनहेलेशन। अलाउ लंग्स टू एक्सपेंड, लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए अलाउ करती है। इतनी चीज़ क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था स्प्लीन का एक और क्वेश्चन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे वो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। अब सुनो, किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। किडनी को बोलते हैं ब्लड बैंक, लीवर को बोलते हैं ब्लड बैंक, स्प्लीन को बोलते हैं ब्लड बैंक, या पैनक्रियाज को बोलते हैं ब्लड बैंक। द राइट आंसर इज पैनक्रियाज। क्यों बोलते हैं सर, क्यों बोलते हैं, स्प्लीन स्टोर करता है ब्लड को, रेगुलेट करता है, रिसाइकिल करता है आरबीसी को, और फिल्टर करता है ब्लड को। देखो एक हमने बोला था ग्रेवयार्ड किसको, स्प्लीन को ही। स्प्लीन आरबीसी की कब्रगाह भी है। स्प्लीन आरबीसी को स्टोर भी करता है, स्प्लीन आरबीसी को रिसाइकल भी करता है, और स्प्लीन आरबीसी को फिल्टर भी करता है। दैट्स वाई इट कॉल ब्लड बैंक। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लीन से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखो, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस इन द बॉडी। शरीर में पितरस बाइल कहाँ बनता है, सिंपल सी बात है। शरीर में बाइल कहाँ बनेगा, गाल ब्लैडर में बनेगा क्या, स्टमक में बनेगा क्या, लीवर में बनेगा, या पैनक्रियाज में बनेगा। अब गाल ब्लैडर देखते ही बच्चे लगा देते हैं आंसर, जो कि हो जाता है आपका गलत, ठीक है। गाल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल स्टोर होता है, बाइल स्टोर होता है। तो मैं बताऊं, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल बनेगा कहाँ, लीवर में बनेगा। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाइल इज प्रोड्यूस इन लिवर एंड स्टोर इन गाल ब्लैडर टू हेल्प इन फैट डाइजेशन। अच्छा, बाइल का काम क्या है सर, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हैं, दोनों चीज़ क्लियर हैं। बनी कहाँ, लीवर में, स्टोर कहाँ हुई सर, गाल ब्लैडर में। दोनों चीज़ें याद रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल। खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां हैं, ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डियां हैं सर, 22 हैं, 29 हैं, 26 हैं, या 32 हैं। तो सिम कितना हो जाएगा सर, 22। स्कल में कितनी बोन्स होती हैं सर, 22 बोन्स होती हैं। ह्यूमन स्कल है 22 बोन्स, 8 क्रेनियल एंड 14 फेसियल। क्या हो जाएगा सर, 14 जो होती हैं वो होती हैं आपकी फेसियल बोन, जो चेहरे की हड्डियां होती हैं, और 8 बोन होती हैं वो होती हैं आपकी क्रेनियल बोन। तो इतनी चीज़ क्लियर है। स्कूल में कितनी हो गई सर, 22 हड्डियां, जिसमें 8 क्रेनियल और 14 फेसियल बोन। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। आरबीसी का उत्पादन कहाँ होता है सर, लिवर में होता है, किडनी में, स्प्लीन में, या बोन मैरो में। तो लिवर का प्रोडक्शन जो होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन वो होता है बोन मैरो में। बोन मैरो में कहाँ सर, रेड बोन मैरो में। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। वो आरबीसी आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। अच्छा हाँ, आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चंस की तरफ। विच हार्मोन हेल्प मेंटेन द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को बनाए रखने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन क्या करता है, यूटेरस को बनाए रखने में मदद करता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, या एफएसएच, ठीक है। द राइट आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है, एंडोमेट्रियम वॉल से संबंधित आप क्वेश्चन सुनते जाओ, क्वेश्चन सुनते जाओ, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपसे पूछा जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वुमेन के अंदर, उसके अंदर कौन सी वॉल टूटती है, तो एंडोमेट्रियम टूटती है सर। और क्यों टूटती है सर, जो जब आपका ब्लीडिंग फेज आती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, जिस दौरान ब्लड लॉस होता है, उस दौरान क्या टूटती है सर, एंडोमेट्रियम टूटती है। एंडोमेट्रियम क्यों टूटेगी सर, क्योंकि उस दौरान हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हो जाएगा लो। प्रोजेस्टेरॉन लो हो जाएगा सर, तो उससे क्या होगा, जो इंटर यूट्राइन की जो लाइनिंग है, जिसको हमने बोला एंडोमेट्रियम, वो टूटना चालू हो जाएगा। तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है, तब तक एंडोमेट्रियम वॉल बनी रहती है। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब भी आप लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी, उस दौरान क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो मेंटेन बना रहेगा। कहाँ से बनता है सर, कार्पस लूटियम से आ जाता है, ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो ये जो होती है प्रोजेस्टेरॉन, ये बहुत ध्यान से सुन लेना, यही आपकी ब्लीडिंग करवाती है। ब्लीडिंग फेज में आपकी एंडोमेट्रियम की वॉल टूट के आती है। क्यों आती है सर, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है। इतनी चीज़ क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज अ नर्व सेल कॉल्ड, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं सर, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं, माइलिन कहते हैं, या न्यूरॉन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट हो गया, तो ये तो तंत्रिका कोशिका के पार्ट हो गए। तंत्रिका कोशिका को क्या कहेंगे, तो न्यूरॉन कहेंगे, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ए न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी साथ साथ पढ़ते चलो, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो न्यूरॉन क्या है, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। क्या करता है सर, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को, ट्रांसमिट करता है न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को। और क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। ये चीज़ ध्यान रखो। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है सर, हीमोलिसिस कहलाती है क्या, फिल्ट्रेशन कहलाती है, यूरिनेशन कहलाती है, या यूरोपोइसिस कहलाती है। तो जब भी निर्माण की प्रक्रिया का नाम होगा, ठीक है, फॉर्मेशन की प्रक्रिया, जैसे हमने पढ़ी आरबीसी की फॉर्मेशन, उसको हमने क्या बोला, इरिथ्रोपोइसिस बोला, इरिथ्रोपोइसिस बोला। तो जब हम निर्माण की प्रक्रिया नाम बोल रहे हैं, तो पोइसिस वर्ड आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यूरिन की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यूरोपोइसिस आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर आप लगा के चले आओ। अब समझो यूरोपोइसिस है क्या, ठीक है। यूरोपोइसिस इज द प्रोसेस बाय विच यूरिन इज फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन ऑफ किडनी। यूरोपोइसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान यूरिन का होती है, फॉर्म्ड होती है सर, कहाँ, नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। अब यहाँ से बच्चे एक और कन्फ्यूजन आपसे आएगा, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो उसका आंसर नेफ्रॉन बिल्कुल मत लगाना, उसका आंसर हो जाता है लिवर, ठीक है। तो यूरिया फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, ये चीज़ कहीं लिख लेना, कंफ्यूज होगे। यूरिया फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो यूरिया फॉर्मेशन लिवर में होगा। कैसे, किस प्रक्रिया द्वारा होता है, इसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं इसको। और अगर मैं बात करूं यूरिन फॉर्मेशन, दोनों में डिफरेंस है। यूरिया एक केमिकल है, यूरिन आपका मूत्र, जिसको यूरिन बोलते हैं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन की मैं बात करूं, यूरिया आपके यूरिन में पाया जरूर जाता है, पर यूरिया और यूरिन सेम नहीं है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो ये होगा आपका नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाएगा, किडनी में। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है सर, यूरिया फॉर्मेशन लिवर में और यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन में और किडनी में। तो ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूरिन फॉर्मेशन को हमने बोला यूरोपोइसिस। आगे बढ़ जाओ। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट इन ह्यूमन बॉडी, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम या क्लोराइड। तो शरीर में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट, तो होता है सोडियम। मैक्सिमम अमाउंट में अपने शरीर में पाया जाता है। सोडियम इज द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन इसेंशियल फॉर फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व फंक्शन, ठीक है। जो नर्व फंक्शन होती है, नर्व इंपल्स जनरेट होती है, एक नर्व से दूसरे नर्व में जाती हैं, वो कौन जनरेट करवाता है सर, सोडियम, सोडियम और क्लोराइड है, ठीक है। तो नर्व फंक्शन में सोडियम काम आया, इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में भी सोडियम की काम आती है।
विच ग्लैंड कंट्रोल द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, कौन सी ग्रंथि शरीर की जैविक घड़ी होती है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी बोलते हैं सर? थायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस? तो बायोलॉजिकल क्लॉक की मैं बात करूँ तो पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पीनियल ग्लैंड सिक्रीट मेलेटोनिन। अब सुनो ध्यान से क्यों बोलते हैं। पीनियल से क्या सिक्रीट हुआ? मेलेटोनिन सिक्रीट हुआ। विच रेगुलेट कार्डियन रिदम्स एंड स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, क्या मेंटेन करेगा सर? कार्डियन रिदम्स को मेंटेन करेगा। इसके अलावा जो स्लीप वेक साइकिल है, जगने और सोने का साइकिल है, वो कौन मेंटेन करेगा सर? मेलेटोनिन मेंटेन करेगा। कहाँ से रिलीज होता है? तो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसीलिए हम पीनियल को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं या जैविक घड़ी बोलते हैं। तो ये था आपका इतना क्वेश्चन। अब तक आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहा हो और मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक करके कमेंट में फीडबैक जरूर दे देना। विच मसल्स आर वॉलंटरी इन नेचर। अगला सुनो, कौन सी मांसपेशियां स्वैच्छिक होती हैं, वॉलंटरी होती हैं? स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से हम उसको हिला डुला सकते हैं। तो वो क्या स्मूथ मसल है, क्या वो कार्डियक मसल है, क्या वो स्केलेटल मसल है, क्या वो इनवॉलेंट्री मसल है? अब ध्यान से सुनो, ऐच्छिक मैं बोला हूँ वॉलेंट्री। तो स्मूथ मसल, चिकनिक मसल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो चिकनी पेशियां होती हैं वो क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं नेचर में। कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है? आपके हार्ट में पाई जाती है। अब सिंपल सी बात है, हार्ट की मसल है तो हार्ट को आप अपने हिसाब से मेंटेन करोगे क्या कि सर की अब धड़ को अब बंद करो, ठीक है, मर जाओगे उसी टाइम। तो इसलिए हार्ट मसल जो होती है वो भी क्या होगी? इनवॉलेंट्री। फिर अगली आ गई इनवॉलेंट्री, तो नाम से ही पता है वॉलेंट्री पूछा है तो इनवॉलेंट्री का हटाओ। बची क्या सर? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट्स। अब आप क्या करते हो? बॉडी मूवमेंट, जैसे आपने सोचा कि मैं अपने हाथों को बंद कर लूँ, मुट्ठी बंद कर लूँ, आपने मुट्ठी तुरंत बंद कर ली। उसमें क्या पाएगी सर? आपकी स्केलेटल मसल पाएगी। इससे आप मूवमेंट कर सकते हो। जैसे आप सोचो मुझे यहाँ से वहाँ तक चलना है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चलना है, तो उसको चलाने में कौन मदद करेगा सर? स्केलेटल मसल मदद करेंगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। वॉलेंट्री जो होती है वो अपने स्वैच्छिक, अपनी इच्छा के अनुसार हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट इन हेल्दी एडल्ट? बचपन से आपने रट रखा है सर 72 होता है हार्ट रेट हेल्दी एडल्ट का। पर मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा एक उसमें बताओ, एवरेज में बताओ। 40 to 60 BPM होता है, 100 to 120 होता है, 60 to 100 होता है, या 120 to 140 होता है? सिंपल सा खोज लो कि 72 होता है यार। 72 किसके अंदर आ रहा है? 60 to 100 के अंदर आ रहा है, तो एवरेज भी यही हो जाएगा, ठीक है। 60 to 100 BPM ये होता है नॉर्मल हार्ट रेट एक हेल्दी एडल्ट के अंदर। अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट रेंज फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम एमाइलेज इन डाइजेशन? ये क्वेश्चंस को 5 स्टार मारो। एंजाइम होता है एक जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज। इसका काम क्या है? डाइजेशन में, ठीक है। इसका काम होता है डाइजेशन में। तो पाचन क्रिया में, डाइजेशन में एंजाइम एमाइलेज का क्या काम है? एमाइलेज डाइजेशन में क्या हेल्प करती है? किसको पचाने में हेल्प करती है? अब सुनो ध्यान से, क्या प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है? एमाइलेज। क्या स्टार्च को डाइजेस्ट करती है? एमाइलेज। क्या फैट को डाइजेस्ट करती है? एमाइलेज। या फिर विटामिन को डाइजेस्ट करती है? एमाइलेज। तो द राइट आंसर इज सी, डाइजेस्ट स्टार्च। एमाइलेज क्या करती है? स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। एमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च। किसमें ब्रेक डाउन करेगी स्टार्च को? सिंपल शुगर एंड इट्स सिक्रेटेड इन सलाइवा एंड पैनक्रियाज। कहाँ से एमाइलेज सलाइव निकलती है सर? सलाइवा से निकलती है और पैनक्रियाज से निकलती है। चीज़ें याद रखना। अगला सुनो, मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस जरूर आएगा कि यूरिन फॉर्मेशन और यूरिया फॉर्मेशन कंफ्यूज मत होना। विच ऑर्गन प्रोड्यूस यूरिया इन बॉडी? कौन सा ऑर्गन यूरिया का प्रोडक्शन करता है? अब इसमें ऑप्शन पहला किडनी दे रखा, बच्चे लगाएंगे आंसर, घर आ जाएंगे, घर आके -1 करके बैठेंगे, माथा पीटेंगे। द राइट आंसर इज लीवर, ठीक है। हमेशा याद रखना कौन सा ऑर्गन जो होता है यूरिया प्रोडक्शन करता है सर? लीवर प्रोडक्शन करता है। यूरिन फॉर्मेशन में पूछूं तो किडनी लगाना, ठीक है। डिफरेंस याद रखना। द लीवर कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया थ्रू द यूरिया साइकिल, ठीक है। मैंने बताया था यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं यूरिया साइकिल, विच देन एक्सट्रेटेड बाय किडनी, ठीक है, जो बाद में एक्सक्रीट हो जाती है किडनी से, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। थायराइड ग्लैंड फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ विच मिनरल? थायराइड ग्लैंड किस खनिज की उपस्थिति में कार्य करती है? कौन सी खनिज होगी, कौन सा मिनरल प्रेजेंट होगा तो थायराइड ग्लैंड काम करेगी? क्या वो आयरन है, क्या वो आयोडीन है, क्या वो कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है?
तो सिंपल सी बात है बताऊं कि कौन सा थायराइड जो होता है उसके अंदर कौन सा खनिज होता है, थायराइड ग्रंथि किसकी उपस्थिति में कार्य करेगी। द राइट आंसर इज आयोडीन। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आयोडीन इसेंशियल होता है किसकी सिंथेसिस के लिए, थायराइड के हार्मोन के लिए, T3 और T4। ठीक है, तो आयोडीन के लिए जो आयोडीन की कमी से बचपन में आप सब पढ़ते आ रहे हो, घेंघा या गोइटर, जिसको गोइटर बोलते हैं ना, गोइटर, जिसमें क्या होता है गला सूज जाता है, बचपन में टीवी में ऐड दिखाते थे सर, ये किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। तो अब सिंपल सी बात है, इसमें गोइटर में क्या हो रहा है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सूजन हो जाती है, थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाती है, किसकी कमी से सर, आयोडीन की कमी से। तो सिंपल सी बात है कि थायराइड ग्लैंड किस खनिज की उपस्थिति में कार्य करता है, तो ये आयोडीन लगा देना आंसर। ठीक है, चलो अगला बढ़ो। विच नर्व इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व फर्स्ट। क्रेनियल नर्व का मैं ट्रिक आपको बताऊंगा किस पे, अपने शॉर्ट चैनल पे 1 से लेके और जितने भी अपने क्रेनियल नर्व होते हैं सारे का नाम, सारे के कौन से क्रेनियल नर्व क्या कहलाते हैं, वैसे मैंने ये ट्रिक के साथ बता भी दिया है पर मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, किस तंत्रिका को क्रेनियल नर्व फर्स्ट कहा जाता है, ऑप्टिक नर्व, वेगास नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व या फेशियल नर्व। तो हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व को क्रेनियल नर्व फर्स्ट। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व, द ऑल्फैक्टरी नर्व क्रेनियल नर्व 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता, यानी हम सूंघ ले रहे हैं, ये गंध हमको किसी चीज़ से आ रही है, इसका मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम किसका है सर, क्रेनियल नर्व फर्स्ट का है, जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। ये चीज़ें याद रखना। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब देखते ही फिर कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पेयर पूछा है। ठीक है, अब की बार मैंने नंबर नहीं पूछा, अब की बार मैंने पेयर पूछा है। तो टोटल कितने जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होंगी, तो जोड़ी में बात करूँ तो 12 और नंबर में बात करूँ तो हो जाएंगी 24। चीज़ें याद रखना बिल्कुल सिंपल करके। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, देयर ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन। कहाँ से ओरिजिनेट होंगी सर, ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी। विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड। रक्त में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में होती है सर, कौन सी है, ऑक्सीजन है क्या, नाइट्रोजन है क्या, CO2 है क्या, हाइड्रोजन है क्या। अब ये बताओ, ब्लड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं पूछूं मोस्ट अबंडेंट तो कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, CO2 is more abundant in blood as it is the main waste product of cellular respiration। जो अपने भी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगी तो उनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है सर, CO2 है। ठीक है, याद करोगे। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, आपके मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, जैसे आपने मुट्ठी बंद की तो उसमें क्या हुआ, आपके जो हाथ की मसल्स हैं, पाम की मसल, उसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ, संकुचन हुआ। ये कौन सा प्रोटीन कराएगा, कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, क्या वो केराटिन प्रोटीन है, क्या वो HB है, क्या वो कोलेजन है या एक्टिन है। ये दोनों तो आप देखते ही लगा दोगे, कंफ्यूज किस में होगी, या तो एक्टिन में या कोलेजन में। देखो कोलेजन मसल रिपेयर करता है। ठीक है, कोलेजन जो होता है मसल को रिपेयरिंग के काम में आता है। मैं पूछ रहा हूँ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में, तो कॉन्ट्रैक्ट में किसका काम आएगा सर, एक्टिन का काम आएगा। एक्टिन अलॉन्ग विद मायोसिन, एक्टिन और अगर यहाँ पर मायोसिन होता तो बोथ ऑप्शन सही हो जाते हैं आपके, C और D। तो एक्टिन जो होती है वो मायोसिन के साथ मिलकर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्ले करता है क्रूशियल रोल आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में। व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। हार्ट की आंतरिक परत को क्या बोलते हैं सर, एपिकार्डियम बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं या पेरिकार्डियम। अब आंतरिक परत या इनर वर्ड सुनते ही इंडो वर्ड में दिमाग में आना चाहिए। तो इंडोकार्डियम जो होती है वो इनर लाइनिंग होती है हार्ट की। द एंडोकार्डियम लाइन द इनर चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये चीजें याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वेयर डज गैसियस एक्सचेंज ऑकर इन द लंग। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, कहाँ पे होता है सर, एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई क्या होता है सर, एल्वियोलाई होता है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग। ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन द एल्वियोलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर क्या होता है, फास्टिंग लेवल में पूछ रहा हूँ, तो 50 से 70 mg/dl होता है क्या, या 100 से 140 mg/dl है, 70 से 100 mg/dl है, या 140 से 160 mg/dl है। तो फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए सर, 70 से 100 mg/dl फास्टिंग लेवल होना चाहिए, ध्यान रख लेना।
फास्टिंग ग्लूकोज बिटवीन 70 to 100 mg/dl इज कंसिडर्ड नॉर्मल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म प्राइमरी फिल्ट्रेशन। अब ध्यान से सुनो, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट प्राइमरी फिल्ट्रेशन या प्राथमिक निस्यंदन करता है? क्या वो लूप ऑफ हेनले करता है? क्या वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या जिसको पीसीटी बोलते हैं? क्या वो कलेक्टिंग डक्ट होती है या बोमेंस कैप्सूल होती है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नेफ्रॉन की एक रफ स्ट्रक्चर समझो। ये देखो, ये होती है बोमेन कैप्सूल, फिर ये होती है पीसीटी, पीसीटी यानी पीसीटी के बाद आती है आपकी लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले हो गई, फिर यहाँ होगी डीसीटी, डीसीटी के बाद ये हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या आई, इफेरेंट और एफेरेंट आई आपकी ब्लड लेकर, यहाँ पर ब्लड का क्या बना, गुच्छा बना, यहाँ से ब्लड फिल्टर होके यहाँ से आपका यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। इसको बोलेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, इसको बोलेंगे डीसीटी, दूर है इसलिए डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। अब मुझे बताओ, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, वो किस पार्ट में हो रहा है? क्या वो कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा है? सर गलत, तो कलेक्टिंग डक्ट गलत। क्या वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, क्या वो पीसीटी में हो रहा है? सर गलत, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में भी नहीं हो रहा। क्या वो लूप ऑफ हेनले, क्या वो इस लूप में हो रहा है? क्या लूप ऑफ हेनले में हो रहा है? क्या नहीं, ये भी गलत है। तो बचा क्या सर, ये यहाँ से एफेरेंट और इफेरेंट वाहिकाएं आई और यहाँ पर ब्लड का गुच्छा बना लिया, इस गुच्छे से आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल्स। ठीक है, याद रखना, बोमेन कैप्सूल में होता है फिल्ट्रेशन, प्राथमिक निस्यंदन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, अगर मैं पूछूं काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होती है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जो जिसमें यूरिन फॉर्मेशन में काम आती है, वापस से रीएब्जॉर्प्शन के वाटर में। ठीक है, तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो किसके पैरेलल चलती है सर? तो वो लूप ऑफ हेनले जो होता है, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल आती है वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा के थ्रू काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है दोनों में। ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमेन्स कैप्सूल। फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड स्टार्ट इन द ग्लोमेरुलस सराउंडिंग बाय बोमेन्स कैप्सूल। जो यहाँ पर गुच्छा बनाया था ना ब्लड का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे सुनो, विच सिस्टम मेंटेन द बॉडी पीएच बैलेंस। कौन सा सिस्टम जो होता है बॉडी की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है? शरीर का पीएच स्थिर बनाए रखने के लिए कौन सी प्रणाली कार्य करती है? द राइट आंसर क्या होगा? क्या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पीएच मेंटेन करती है? क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पीएच मेंटेन करती है? क्या सर्कुलेटरी सिस्टम पीएच मेंटेन करती है? या एंडोक्राइन सिस्टम पीएच मेंटेन करती है? द राइट आंसर हो जाएगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है बॉडी की, वो बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के काम आती है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स डायरेक्टली अफेक्टिंग द ब्लड पीएच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच मिनरल स्ट्रेंथन बोन। कौन सी मिनरल होती है जो बोन को स्ट्रेंथ प्रदान करती है या मजबूती देती है? बचपन से सुनते आ रहे हो सर कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो हड्डियों का नाम आते ही कैल्शियम आंसर लगा देना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर द बोन स्ट्रक्चर, बोन की स्ट्रक्चर के लिए, बोन की डेंसिटी के लिए और बोन की हेल्थ के लिए। तीनों ऑप्शन में आ जाए, बोन की स्ट्रेंथ पूछा, यहाँ पर डेंसिटी दे सकता था, बोन की डेंसिटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर, बोन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए कौन सा, तो सारा का आंसर कैल्शियम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये थे भैया आपका पहला सेट, जिसमें हमने 50 MCQ कर लिए। ऐसे करीब मैं और 4-5 क्लास लूँगा, मैं करीब टोटल 300 प्लस MCQ करा दूंगा आपके। और ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में आए हुए हैं, पेपर उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अब तक की पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल को में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ये नोट्स, ये MCQ सीट। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल पे नए हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।